हेलो एवरीवन। अभी मैं आप लोगों को एनबीएफसी ऑडिट रिवाइज करवाने जा रहा हूँ। एनबीएफसी ऑडिट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गया है सीए फाइनल में। द नॉलेज इज़ वेरी टेक्निकल, सो पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसके अंदर जितने भी टफ टॉपिक्स हैं सब मैं अभी रिवाइज करवाऊँगा। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जो बेसिक बात है, एनबीएफसीज क्या करते हैं? सर वो लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, ट्रेडिंग नहीं करते, सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। इनकी मेन एक ही हरकत, दो हरकतें होती हैं, लोन देना या इन्वेस्टमेंट्स करना, या हो सकता है दोनों। ठीक है, लोन देना यानी क्रेडिट पे पैसा देना और इन्वेस्टमेंट्स करना। तो एक एनबीएफसी जो ये दोनों काम करती है उसको हम लोग बोलते हैं आईसीसी, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। आईसीसी इन्वेस्टमेंट भी करती है, क्रेडिट यानी कि लोन भी देती है। ये दो मेन काम करते हैं। तो लोन्स गिवन और इन्वेस्टमेंट्स मेड आर कॉल्ड फाइनेंशियल एसेट्स। सो ऐसी कंपनियों का मोर देन 50% ऑफ असेट इज फाइनेंशियल असेट्स, यानी कि लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, एंड द मेन सोर्स ऑफ देयर इनकम इज आल्सो फाइनेंशियल असेट्स। सो सच अ कंपनी इज कॉल्ड एनबीएफसी एंड दे आर रजिस्टर्ड विद आरबीआई। एनबीएफसी को एनबीएफसी इसलिए कहते हैं बिकॉज काम तो बैंक जैसा करता है, बस बैंक का लाइसेंस नहीं है। एनबीएफसी को एनबीएफसी क्यों कहते हैं? क्योंकि सर काम बैंक जैसा ही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला ही काम है, मतलब लोन देना, इन्वेस्टमेंट्स करना। कई एनबीएफसी डिपॉजिट भी लेते हैं, तो काम बैंक जैसा है, बस बैंकिंग लाइसेंस नहीं है। तो एनबीएफसी। वही एनजीओ को एनजीओ क्यों बोलते हैं? सर एनजीओ जो होता है वो काम तो गवर्नमेंट जैसा करता है, परोपकार का काम करता है, पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, पर वो गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है, इसलिए वी कॉल इट एनजीओ। तो वैसे एनबीएफसी। एनबीएफसी को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। आरबीआई के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनबीएस, नॉन बैंकिंग सुपरविजन। नॉन बैंकिंग सुपरविजन, एनबीएस। तो ये जो डिपार्टमेंट होता है ना आरबीआई के अंदर, ये अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर जितने भी एनबीएफसी उनको रेगुलेट करता है, उनसे रेगुलरली इंफॉर्मेशन मंगवाता रहता है। ठीक है, मैं तुमको इसके बारे में और भी बताऊंगा। लेट्स गो लाइन बाय लाइन। सबसे पहले ये नेट ओन फंड्स है। नेट ओन फंड्स में कुछ अमेंडमेंट्स है विच आई विल टीच यू, पर इसको पढ़ाने के पहले मुझे एक दूसरी टॉपिक पढ़ानी पड़ेगी, वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं याद करवा दूंगा, समझा भी दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, आई विल टेक यू टू माई कॉपी नोट्स ऑल्सो, सब दिखाऊंगा, वेट करना। हाँ, एनबीएफसी को इन्होंने 4 लेयर में डिवाइड किया है डिपेंडिंग ऑन कि हाउ मच दे नीड टू बी रेगुलेटेड। आरबीआई बोलता है कि जो एनबीएफसीज बेस लेयर में है, बीएल बेस लेयर, उनको सबसे कम रेगुलेट करेंगे, जो मिडिल लेयर में उसको ज़्यादा करेंगे, जो अपर लेयर में और ज़्यादा करेंगे, जो टॉप लेयर में सबसे ज़्यादा करेंगे। ठीक है, ऐसा है। सो अगर एनबीएफसी बेस लेयर में तो उसको कम रेगुलेट किया जाएगा। टॉप लेयर इज आइडियली एम्प्टी। अभी राइट नाउ इंडिया में एक भी ऐसी एनबीएफसी नहीं है जो टॉप लेयर में है। अपर लेयर में सर कौन सी एनबीएफसी होती है? यूएल। इन्होंने बोला अपर लेयर एनबीएफसीज आर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड बाय आरबीआई। तो आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन निकाला है और भारत में 15 एनबीएफसीज को 5 साल के लिए अपर लेयर एनबीएफसी का दर्जा दिया, जो मैं भी दिखाऊंगा। इन्होंने ये भी बोला कि टॉप 10 एनबीएफसीज बाय एसेट साइज विल फॉल इन दिस लेयर। तो आरबीआई ने तो 15 की लिस्ट निकाल रखी है, उसमें टॉप 10 शामिल है। अब अपर लेयर में कौन कौन से एनबीएफसी आते हैं? लेट्स हैव अ लुक। ये आरबीआई का नोटिफिकेशन है जो 5 साल के लिए वैलिड है। ठीक है, कब आया था ये? देख लो तारीख, 5 ईयर्स तक के लिए वैलिड है। इन 15 एनबीएफसीज को इन्होंने बोला है अपर लेयर एनबीएफसी, यूएल। तो ज्यादा रेगुलेट होंगे। कौन सा है सर इसमें? एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इट्स अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। इट्स अ डिपॉजिट टेकिंग, मतलब ये जनता से डिपॉजिट भी लेता है, और ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस, ये लोग दोनों आईसीसी हैं। दे टेक डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एंड देयर आईसीसी, मतलब इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, क्रेडिट यानी लोन भी देते हैं। आईसीसी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड इज द बिगेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ सीआईसी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। मतलब टाटा सन्स खुद कोई काम नहीं करता, वो अपने सारे ग्रुप कंपनीज का पेरेंट है, अपने सारे ग्रुप कंपनीज के शेयर्स को होल्ड करता है, उसका पेरेंट है। तो इट्स अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। इनकी पहचान होती है कि इनका नेट ओन फंड 300 करोड़ के ऊपर होता है। इनके 90% असेट्स इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। ये लोग लोन वोन भी नहीं देते, इन्वेस्टमेंट्स ही करते हैं। और 60% ऑफ असेट्स जो है वो इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट होता है। तो इट्स अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी। फिर ये ब्राउन कलर के जो हाइलाइटर दिख रहे हैं ना, दीज आर नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, जो जनता से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, लार्सन एंड टूब्रो है, चोलामंडलम है, आदित्य बिरला, टाटा कैपिटल एटसेट्रा। ठीक है, दीज आर सम एग्जांपल्स। क्लियर है ना? ये मुथूट है। तो दीज आर द टॉप 15 अपर लेयर एनबीएफसीज। ओके, तो अभी अपर लेयर क्या होता है समझ में आ गया, टॉप लेयर एम्प्टी है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ ये बेस लेयर और मिडल लेयर। स्टूडेंट लोग को बेस लेयर और मिडल लेयर याद नहीं रहता, मैं मतलब भी समझाऊंगा, याद भी कराऊंगा, डोंट वरी प्लीज। सबसे पहले बेस लेयर।
बेस लेयर में कौन सी एनबीएफसी आएगी, उधर देखो, एनडी मतलब नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग और जिसका असेट लेस देन 1000 करोड़ है। नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एंड असेट लेस देन 1000 करोड़। अगर मान लो नॉन डिपॉजिट है प्लस मोर देन इक्वल टू 1000 करोड़ है तो वो मिडिल लेयर में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ये मिडिल लेयर में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर वो एनडी नहीं डी है, डी मतलब होता है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, तो बोला इररेस्पेक्टिव ऑफ असेट साइज, अगर वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाली एनबीएफसी है तो भाई उसको ज्यादा रेगुलेट करेंगे मिडिल लेयर, क्योंकि जनता से पैसा ले रही है तो वो मिडिल लेयर में आएगा। तो डिपॉजिट टेकिंग मिडिल लेयर में, नॉन डिपॉजिट टेकिंग या तो बेस लेयर या मिडिल लेयर डिपेंडिंग ऑन असेट साइज। इफ असेट साइज इज लेस देन 1000 बेस लेयर, मोर देन इक्वल टू 1000 मिडिल लेयर। इसके अलावा यू हैव गॉट एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन। जैसे ये 4 स्पेशल टाइप के एनबीएफसीज हैं, इनकी एक्टिविटी थोड़ी अजीब सी होती है। क्या होती है मैं दिखा देता हूँ। ये सब नाम है ना, ये देख लो इधर आके, मैंने कॉपी में लिखा भी है, दिखा रहा हूँ। बहुत सारा मैंने इसके ऊपर कॉपी नोट्स दिया था क्लास में पढ़ाते वक्त, और वो बहुत ज़बरदस्त है, उससे आराम से रिविजन कर सकते हैं। इधर पीयर टू पीयर, ठीक है, ये पीयर टू पीयर एनबीएफसी क्या होता है, ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां बोरोवर्स और लेंडर्स मीट करते हैं और लोन लेते हैं। ये खुद लोन नहीं देता है, ये बस एक एग्रीगेटर का काम करता है कि प्लेटफॉर्म है, बोरोवर लेंडर आए, एक दूसरे के साथ टर्म्स फाइनलाइज करके लोन वोन लिया दिया। ओके, सो इसका रियल एग्जाम्पल बता रहा हूं, लेन देन क्लब। इट्स नॉट लेंड एंड क्लब लाइक सम पॉश प्रोनाउंसिएशन, लेन देन करना, लेन देन क्लब। इट डज नॉट लेंड इटसेल्फ, इट ओनली एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर बोरोवर्स एंड लेंडर्स, P2P, पीयर टू पीयर। फिर ये है अकाउंट एग्रीगेटर, ये एक्चुअली क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिन इंस्टीट्यूट्स के पास होती है ना, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, उनसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द बोरोवर्स या कस्टमर्स लेते हैं और दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये बस इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। द डेटा इज शेयर्ड विद द कंसेंट ऑफ द कस्टमर, सो इट्स अ कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म रेगुलेटेड बाय आरबीआई। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एनएसडीएल की कंपनी थी, एनएसडीएल ई गवर्नेंस, जो ये काम करती थी, उसका नया नाम हो गया प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो एनएसडीएल का यही है। Okay, it collects data from financial information providers and shares it with financial information users. तो FIP से फ्यू को information देना, बेसिकली एक बैंक अपने कस्टमर्स का डेटा जो है वो दूसरे बैंक को शेयर कर रहा है, इस प्लेटफॉर्म पर बेच रहा है, डेटा बेच रहा है। सर हम सब के जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, हमारा जो भी सारा डेटा लोग शेयर करते हैं आपस में। ओके, NOFHC, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, बेसिकली फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, उनकी जो होल्डिंग कंपनी होती है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, FHC। एग्जाम्पल, IDFC नाम सुना होगा, IDFC बैंक भी है, IDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी, और इनकी जो होल्डिंग कंपनी है वो है IDFC फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। सो इट इज एन FHC, फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। FHC जो होता है ना, फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, ये केवल फाइनेंशियल कंपनीज की होल्डिंग हो सकते हैं, इसमें और कोई नहीं हो सकता। SPD, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर, ये बेसिकली सर बड़े बड़े बैंक्स होते हैं जिनको आरबीआई से एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिला है टू डील इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये मनी मार्केट प्लेयर होते हैं, आम ऑर्डिनरी एनबीएफसी नहीं होते, तो ये तो पक्का मिडिल लेयर में जाने वाले ही हैं। स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स में कौन है, देखो ICICI, HDFC, दे डील इन दे डील इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्राइमरी डीलर है, एकदम मनी मार्केट में ऑपरेट करता है ये लोग। ओके, तो अब आ जाओ, सबसे पहले ये पढ़ा देते हैं। 4 ऐसे एनबीएफसीज हैं जो ऑलवेज बेस लेयर में ही रहेंगे। एक्टिविटी के हिसाब से नाम याद रखना है, पेनॉन, क्या निमोनिक है, पेनॉन, P से पीयर टू पीयर, A से अकाउंट एग्रीगेटर, NO नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, और NN नॉट हैविंग कस्टमर इंटरफेस, नॉट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ये रहा, ठीक है, पेनॉन, ये बेस लेयर है। नाउ वी कम टू मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में एक्टिविटी के हिसाब से 5 और आएंगे, ये रहे आपके सामने। इन दोनों को याद करने के लिए, इन दोनों 1 और 2 को याद करने के लिए निमोनिक है स्पीड, स्पेलिंग अलग है, स्पीड नहीं है, स्पीड, SP स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर, और IDF इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। और इन 3 को याद करने के लिए अलग निमोनिक है चीफ नहीं, CHIF, C कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, H हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, IFC इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है और ये जो चिफ है, ये दोनों या तो ये मिडिल लेयर में होंगे या अपर लेयर में होंगे, मिडिल लेयर या अपर लेयर। इनमें से कई थे जो अपर लेयर में थे, हम लोग अभी आरबीआई के नोटिफिकेशन में एग्जांपल देख के भी आए। और जो ये बीच वाला है ना, ये ऑलवेज, ये स्पीड, ये हमेशा मिडिल लेयर में ही रहेगा। ओके,
तो आई होप अब तुमको ये बेस लेयर, मिडल लेयर में जो एग्जाम्पल्स है समझ में आ रहे हैं कैसे वर्क करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज जो होंगी ना वो नीचे ही होंगी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड बोलो, चाहे हाउसिंग फाइनेंस बोलो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी बोलो, वो मिडिल लेयर में आएगा। सर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला एनबीएफसी छोटा हरकत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आप देश के रोड, ब्रिजेस, हाईवेज, पावर सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, इन सब में हो तो आप यूर अ बिग एनबीएफसी, तो आप मिडिल लेयर में जाओगे। और अपर लेयर तो आरबीआई नोटिफिकेशन निकाल के बताता है, वो 15 एनबीएफसीज का जो नोटिफिकेशन है। ओके, सो लेयर्स क्लियर है। अब ऊपर आ जाओ, नेट ओन्ड फंड बताता हूँ। नेट ओन्ड फंड ये लोग अभी तो 2 करोड़ चल रहा है छोटे मोटे एनबीएफसीज का। इन्होंने बोला जो पीयर टू पीयर एनबीएफसी है, अकाउंट एग्रीगेटर है, और जो नो पब्लिक फंड है, नो कस्टमर इंटरफेस, उनके लिए एनओएफ 2 करोड़ ही रहेगा। बहुत बढ़िया, तो छोटे एनबीएफसीज 2 करोड़ में ही रहेंगे। जो आईएफसी और आईडीएफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका 300 करोड़ रहेगा। और बाकी सबका सर क्या रहेगा, 10 करोड़। अब वो आपको कैसे अचीव करना है, 2 5 10 5 7 10 2 5 10 5 7 10। जो आईसीसी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी करेंटली उनका 2 करोड़ है, बाय 31 मार्च 25 जो कि जा चुका है उनको 5 करोड़ करना है, एंड बाय 31 मार्च 27 10 करोड़ करना है। जो एमएफआई है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, उनका 5 करोड़ है, उनको 2025 तक 7 करोड़ करना है और 2027 तक 10 करोड़ करना है। नॉर्थ ईस्ट में जो माइक्रो फाइनेंस है उनके लिए 2 5 10 है, 5 7 10 नहीं है। और फैक्टर्स के लिए 5 7 10 करोड़, ये इनका ग्लाइड पाथ है, धीरे धीरे इनको बढ़ा के 10 करोड़ तक पहुंचाना है अपना नेट ओन्ड फंड्स। ठीक है, नेट ओन्ड फंड्स हो गया। लेयर्स ऑफ एनबीएफसी ये मैंने डिस्कशन कर दिया है ऑलरेडी। अब ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, प्रूडेंशियल नॉर्म्स का जो कैलकुलेशन है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीयर 1 कैपिटल का कैलकुलेशन, टीयर 2 कैपिटल का कैलकुलेशन, ये बहुत आता है बैंक ऑडिट में। टीयर 1 टीयर 2 का कैलकुलेशन का कोई डिटेल्स नहीं है। एक बार गलती से एमसीक्यू पूछा था, वो भी गलत आंसर, आईसी ने खुद बोला एक भी राइट ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल का पूरा डिटेल ब्रेकअप के साथ होता है। सम्स आते हैं एग्जाम में, डिस्क्रिप्टिव आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे इसको टीयर 1 टीयर 2 को मैं एकदम तुमको सिंपल बेस्ट तरीके से समझाऊंगा। कॉपी पे आ जाओ मेरे इधर, ये रहा। टीयर 1 रेशियो कितनी चाहिए, 10% ऑफ रिस्क वेटेड असेट्स। टीयर 1 रेशियो ऑफ अ गोल्ड लोन कंपनी, गोल्ड लोन एनबीएफसी का मतलब है जिनका मोर देन 50% गोल्ड लोन ही का काम है, 12% चाहिए उनको, 10% नहीं 12% चाहिए, ज्यादा चाहिए कैपिटल रेशियो। और टीयर 1 + 2 15% चाहिए। तो टीयर 1 + 2 कैपिटल रेशियो कितनी होनी चाहिए, 15% ऑफ आरडब्ल्यूए। टीयर 1 10%, लेकिन अगर आप गोल्ड लोन वाले एनबीएफसी हो तो आपका टीयर 1 होगा 12%, पूछते हैं वो लोग। ओके, टीयर 1 कैसे कैलकुलेट करना है, ये मैं तुमको टेक्निक सिखा रहा हूं। इधर देखो, टीयर 1 कैपिटल को मतलब याद रखो गुड क्वालिटी कैपिटल। क्या है, देखो गुड क्वालिटी कैपिटल, इसमें 2 चीजें आएंगी, अपना कैपिटल पैसा, ओन्ड फंड्स, प्लस परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब है जो इन्फिनिटी तक जाएगा, ये नहीं कि 5 साल बाद रिडीम करके हटाना है, तो ये आप ही के पास लॉन्ग टर्म तक रहने वाला है, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स का कुछ पोर्शन टीयर 1 कैपिटल में जाएगा और कुछ पोर्शन टीयर 2 कैपिटल में जाएगा। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स टीयर 1 में कितना जाएगा, अप टू 15% ऑफ प्रीवियस ईयर्स टीयर 1 कैपिटल। पिछले साल जो टीयर 1 कैपिटल निकला है उसका अप टू 15% तक अगर परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट है तो टीयर 1 में, उसके बियॉन्ड अगर एक्सेस है तो टीयर 2 में। ये देखो डेटा के साथ मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं। ओन्ड फंड्स कितने हैं, 600 माइनस इन्वेस्टमेंट्स, 10% ऑफ ओन्ड फंड जितना इन्वेस्टमेंट्स अलाउड है उसके ऊपर कुछ भी एक्स्ट्रा माइनस करो। तो मान लो इनका इन्वेस्टमेंट्स है 100, स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स है 100, ओके, तो 10% ऑफ ओन्ड फंड, ओन्ड फंड कितना है 600, 10% 660, तो 60 तक तो अलाउ कर देंगे, उसके ऊपर एक्स्ट्रा कितना 100 है ना, तो 60 के ऊपर एक्स्ट्रा कितना 40, वो अलाउड नहीं है, माइनस करो, -40। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, अब मान लो इनका पिछले साल का जो प्रीवियस ईयर टीयर 1 कैपिटल था वो 500 करोड़ था, तो 500 करोड़ का 15% होता है 75 करोड़, और इनके परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट से 100 करोड़, तो अप टू द एक्सटेंट ऑफ 75 करोड़ तो टीयर 1 में जाएगा, बैलेंस 25 करोड़ नीचे जाएगा। ठीक है, तो टीयर 1 कैपिटल में एक बार फिर से देख लो ध्यान से, ओन्ड फंड्स माइनस इन्वेस्टमेंट्स इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द ओन्ड फंड्स। सो सेट लेट्स से आवर ओन्ड फंड्स इज 600, so उसका 10% 60, तो एनी इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड 60, दैट इज लेट्स से आवर इन्वेस्टमेंट इज 100, तो बियॉन्ड 60 कितना 40, what will be deducted, add
perpetual debt instruments to the extent of 15% of last year's tier 1 capital. तो लास्ट ईयर का टीयर 1 कैपिटल था 500, उसका 15% होता है 75 करोड़. तो 75 करोड़ तक टीयर 1 में, अगर बैलेंस उससे ज्यादा है, मान लो 100 करोड़ का था, तो 75 यहां पे आएगा और 25 नीचे टीयर 2 में जाएगा. ठीक है. टीयर 2 में 6 आइटम्स आएंगे. एक तो ऊपर से आ रहा है, ये देखो इधर, परपेचुअल पीडीआई मतलब परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन एक्सेस ऑफ टीयर 1 पोर्शन 25, वो नीचे आएगा. और क्या क्या है सर इधर से, प्रेफरेंस शेयर्स, वो प्रेफरेंस शेयर्स जो कंपल्सरीली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी नहीं है, क्योंकि अगर कंपल्सरी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी है तो वो टीयर 1 माना जाता है, अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर्स आर टीयर 2. लिख दो. रिवैल्यूएशन रिजर्व एट अ डिस्काउंट ऑफ 55%, मतलब 55% माइनस करो, 45% लिखो. लेट्स से हमारा रिवैल्यूएशन रिजर्व है 200. एवरीवन नोज रिवैल्यूएशन रिजर्व इज अ घटिया रिजर्व. तो 200 में से 55% आप डिस्काउंट माइनस करो, 45% लो, यानी 200 का 45% 90 करोड़, वो बाहर आएगा. इसको लेके मैं बता देता हूँ, एग्जाम का क्वेश्चन आया था, जब ये आया था ना एग्जाम में, तो पहले तो आईसीए से मिस्टेक हो गई. उन्होंने बोला एट अ डिस्काउंट ऑफ 55%, मतलब 55% वैल्यू लेके लिख लिया था. फिर बाद में उन्होंने रेक्टिफाई किया, तो तुम आईसीआई का नया सजेस्टेड आंसर जो है ना, जिसमें आया था, उसको डाउनलोड करना, उसमें सही मिलेगा. उसमें 200 का 45%, विच इज 200 माइनस 55%, 90 करोड़ वो लिखा है वो लोग. ठीक है, तो सावधान रहना. डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ 55 का यहाँ ये मतलब नहीं कि एट 55%, इसका मतलब है माइनस 55%, तो लेना 45% है बाहर. बी केयरफुल. नंबर 3, जनरल प्रोविजंस टू द एक्सटेंट ऑफ 1% ऑफ रवा. रवा है रिस्क वेटेड एसेट है 4000 करोड़, उसका 1% 50 करोड़. मान लो मेरा जनरल प्रोविजन है 60 करोड़, तो मुझे अलाउड कितना लेना, 1% तक, यानी 50 करोड़ तक ही अलाउड है, तो 50 करोड़. हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, सबऑर्डिनेटेड डेट नीचे. तो टोटल 6 आइटम्स है, जोड़ के कितना आया, टीयर 2 कैपिटल. इन माई एग्जाम्पल टीयर 1 कैपिटल इज कमिंग टू 635, टीयर 2 इज कमिंग टू 315 एंड रवा इज 4000. सो मेरे फिगर्स क्या आ रहे हैं, टीयर 1 635, टीयर 1 प्लस 2 950, रवा 4000, डिवाइड किया. टीयर 1 मेरा आ रहा है 15.8%, विच इज मोर देन 10%. टीयर 1 प्लस 2 आ रहा है 23.75, विच इज मोर देन 15%, जो रिक्वायर्ड रेट है उससे ज्यादा. तो ये था पूरा कैलकुलेशन. अगर तुम ये कैलकुलेशन और ज़्यादा धीरे धीरे समझना चाहते हो विथ एग्जाम का क्वेश्चन, तो मैंने एनबीएफसी ऑडिट की एक अमेंडमेंट क्लास डाल रखी है, उसमें और धीरे धीरे बोल बोल के समझाया है मैंने, क्योंकि ये तो रिवीजन है तो मैं फास्ट चला गया थोड़ा. पर इफ़ यू वांट दिस कैलकुलेशन टू बी टॉट वेरी स्लोली एंड विथ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स, यू कैन रेफर टू माई अमेंडमेंट क्लास ऑन एनबीएफसी ऑडिट, वो डाला हुआ है चैनल पे. ओके, नेक्स्ट. अब प्रूडेंशियल नॉर्म्स की बात करते हैं. सर एनबीएफसी लोग भी तो लोन देते हैं ना, तो बैड डेट हो सकता है, एनपीए हो सकता है. इनका एनपीए का ओवरड्यू का लिमिट 180 डेज था, पर वो धीरे धीरे करते करते बाय 31 मार्च 26 वो 90 डेज पे आ जाएगा. उसको बोलते हैं ग्लाइड पाथ. मतलब 180 डेज था, बोला 24 तक उसको आप 150 डेज पे लाओ, 2025 तक उसको आप 120 पे लाओ, और फिर 2026 तक उसको 90 डेज पे लेके आ जाओ, ग्लाइड पाथ. तो अभी 31 मार्च 26 तक ये 90 डेज हो जाएगा. तो इफ द अमाउंट इज ओवरड्यू फॉर 90 डेज, इट बिकम्स एनपीए. फिर उसका क्लासिफिकेशन, सब स्टैंडर्ड D1 D2 D3 प्रोविजन के रेट्स. सब स्टैंडर्ड, अगर बेस लेयर एनबीएफसी है तो उसका सब स्टैंडर्ड कैटेगरी 18 महीने तक चलता है, लेकिन अगर मिडिल लेयर या अबव है तो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी 12 महीने तक चलता है, जस्ट लाइक बैंक्स. तो 18 महीने बेस लेयर के लिए, 18 महीने मिडिल लेयर अपर लेयर के लिए 12 महीने. D1 1 साल का होता है, D2 2 साल का होता है, D3 इज मोर देन 3 ईयर्स. ये वही बैंक ऑडिट जैसा है. प्रोविजन रेट अलग अलग है. बेस लेयर के लिए स्टैंडर्ड में प्रोविजन होता है 0.25%, बैलेंस आपको दिख रहा है. सब स्टैंडर्ड 10%, सिक्योर्ड पोर्शन पहले पढ़ लो. सेक मतलब सिक्योर्ड पोर्शन. तो सब स्टैंडर्ड 10%, D1 20%, D2 30%, D3 50% फॉर सिक्योर्ड. फॉर अनसिक्योर्ड स्टैंडर्ड के लिए 0.25%, सब स्टैंडर्ड के लिए 10%, और D1 D2 D3 के लिए 100. मिडिल लेयर में स्टैंडर्ड के लिए प्रोविजन अलग होता है, 0.25 नहीं होता, 0.4% होता है, बाकी सारे रेट्स सेम है. ये मैंने बैंक ऑडिट की प्रोविजन रेट लिखे हैं कंपैरिजन के लिए, कि याद आ जाए सबको कि हाँ बैंक और एनबीएफसी के प्रोविजन के रेट्स अलग अलग होते हैं. प्रोविजन की कैलकुलेशन के सम्स भी आते हैं एग्जाम में, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव में तो आता है, आ ही चुका है. ओके अच्छा, ये मैं आप लोग के रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, ये ज़रूरी काम आता है. आरबीआई के अंदर एक डिपार्टमेंट है डीएनबीएस, उनके पास ना क्वार्टरली रिटर्न जमा करने पड़ते हैं सारे एनबीएफसीज को. आरबीआई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है. तो रिटर्न्स के नाम कुछ इस तरह से, इट इज़ ओनली फॉर रेफरेंस. जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है उनके 3 रिटर्न लगते हैं, एनबीएस 1 2 3. याद करने के लिए डिम्पल, डी से डिपॉजिट एक्सेप्टेड का रिटर्न एनबीएस 1, पी से प्रूडेंशियल नॉर्म्स का रिटर्न, और एल से लिक्विडिटी का रिटर्न डिम्पल.
deposit accepted, prudential norms, liquidity, NBS 1, 2, 3. All these returns are filed quarterly. क्वार्टर की पहली 15 तारीख, 15 अप्रैल, 15 जुलाई, 15 अक्टूबर एंड 15 जनवरी. क्वार्टर का जो पहला 15 तारीख होता है वही वाला. जो नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी उनको भी क्वार्टरली जमा करना, उनका एक ही होता है एनबीएस 7 प्रूडेंशियल नॉर्म्स वाला. ओके. जो ऑडिटर होते हैं एनबीएफसी के, उनको 3 रिपोर्ट देनी है. पहली मेन रिपोर्ट जो कारों के साथ होती है, जो ऐसे 700 वाला स्ट्रक्चर है वही. दूसरी एडिशनल रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, कॉमन पॉइंट्स, डिपॉजिट टेकिंग, एनबी नॉन डिपॉजिट टेकिंग के. एंड लास्टली एन एक्सेप्शन रिपोर्ट, मतलब कुछ भी अगर गड़बड़ वगैरह हुआ है, फ्रॉड एंड इरेगुलरिटी, तो उसका एक एक्सेप्शन रिपोर्ट बना के आरबीआई को भी देंगे. तो 3 तरह की रिपोर्टिंग होती है. ओके. तो ये था सर एनबीएफसीज, यही मैंने आप लोगों को दिखाया. देखो ओवरड्यू 180 डेज है, लेकिन ग्लाइड पाथ है. 2024 तक 150 दिन, 2025 तक 120 दिन और 2026 से 90 दिन हो जाएगा. जस्ट लाइक बैंक्स एनपीए 90 दिन होता है, वैसे ही स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, वही प्रोविजन के रेट्स वही जो अभी मैंने आपको डिस्कस किए. अच्छा हाँ, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का एक सर्टिफिकेट, इनको ये दिखाना पड़ता है कि येस वी आर कैरिंग ऑन द एनबीएफसी एक्टिविटीज, वी हैव ऑब्टेन्ड सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन एंड वी आर एलिजिबल टू होल्ड इट. चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिटर है वो एक सर्टिफिकेट भी देगा कि हाँ ये एनबीएफसी का सारा कंप्लायंस कर रहा है, एलिजिबल टू होल्ड सर्टिफिकेट ऑल्सो है. दिस सर्टिफिकेट शैल बी गिवन बाय द ऑडिटर विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ हिज ऑडिट रिपोर्ट. जिस दिन वो ऑडिट रिपोर्ट देगा वहां से 5 वर्किंग डेज के अंदर वो ये सर्टिफिकेट दे देगा. लास्ट डेट ऑफ गिविंग दिस सर्टिफिकेट इज 31 दिसंबर. ठीक है. ओके. So that is NBFC audit. So I hope आप लोग को बहुत कम समय में, मुझे कुछ 22 मिनट हुए हैं, 22 मिनट में एक आइडिया मिल चुका होगा पूरा. ठीक है. So thank you and all the best for your exam.